नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद का जो काव्य संग्रह है आंसू, जो कि बहुत ही चर्चित काव्य संग्रह है और छायावाद की एक महत्वपूर्ण रचना है। ठीक इस संबंध में डॉक्टर बच्चन सिंह ने इस रचना का किस तरह से विश्लेषण किया है अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास में। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद हमें आंसू जो काव्य है उसके बारे में ठीक ठाक जानकारी मिल जाती है और उसके संबंध में डॉक्टर बच्चन सिंह के विचार, उनके महत्वपूर्ण कथन भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक, आंसू काव्य विभिन्न परीक्षाओं में लगा हुआ है। इस तथ्य को पढ़ने के बाद जब आप आंसू के छंदों को पढ़ेंगे तो आपको बेहतर ढंग से वह छंद समझ में आएंगे। तो आइए देखते हैं आंसू के बारे में क्या कुछ कथन है जो डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं। तो बच्चन सिंह लिखते हैं कि वास्तव में प्रसाद के विकास का प्रथम चरण आंसू है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1925। हम देखते हैं कि जो प्रसाद जी हैं उनकी रचनाएं कहीं ना कहीं द्विवेदी युग से ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन उनकी पहली रचना कौन सी, छायावाद युगीन में उनकी जो पहली रचना आ जाती है वो झरना आ जाती है। झरना, आंसू, लहर, कमायनी, ठीक है, ये उनकी काव्य संग्रह हैं जो कि छायावाद युग की रचना के अंतर्गत आते हैं। झरना 1918 में आता है, उसके बाद 25 में आंसू, उसके बाद लहर आता है 1933 में और कमायनी आ जाता है 1935-36 में। ठीक है, तो ये उनकी छायावादी रचनाएं हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है, जो पहली बार छायावाद में जो उनकी महत्वपूर्ण रचना है या उनके विकास का प्रथम चरण बच्चन सिंह इसको कह रहे हैं, वो आंसू है। तो बच्चन सिंह का कहना है कि वास्तव में प्रसाद के विकास का, जयशंकर प्रसाद के विकास का अर्थात उनके काव्य चेतना के विकास का प्रथम चरण आंसू है। 1925 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है और इसका संशोधित परिवर्धित संस्करण 1933 में प्रकाशित हुआ। नए संस्करण में छंदों की काट छांट के अतिरिक्त उनके क्रम भी बदले गए हैं। ठीक है, कुछ नए छंदों को भी जोड़ा गया है इसमें और कुछ छंदों के क्रम को जो है बदला गया है। अपने को निरंतर परिवर्तित करने तथा बेहतर बनाने की एक अटूट आकांक्षा उनमें प्रारंभ से ही विद्यमान थी। चाहे वो नाटक हो, कहानी हो या कविता हो, उन्हें सुंदर से सुंदरतर बनाने की तीव्र स्पृहा और किसी साहित्यकार में नहीं मिलती। यानी वे अपने रचनाओं में बराबर संशोधन और परिवर्धन किया करते थे जिससे वो बेहतर से बेहतर बन सके। ठीक है, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन है। इसका उल्लेख प्रसाद जी ने कई स्थानों पर किया है। आंसू के प्रथम संस्करण में आत्मसंकोच है, लेकिन जब उसका दूसरा संस्करण प्रकाशित होता है 1933 में, तो हमें क्या दिखता है, प्रथम संस्करण में जहाँ आत्मसंकोच दिखाई देता है, वहीं उसका जो द्वितीय संस्करण प्रकाशित होता है उसमें दिखाई देता है आत्मप्रसार। इस आत्मप्रसार में रहस्य और विश्व मंगल की कामना का भी समावेश हुआ है। आंसू की ज़मीन बहुत कुछ वैसी ही है जैसी कमायनी की है। ठीक है, देखिए हम ये बच्चन सिंह के विचार पढ़ रहे हैं और बच्चन सिंह के कथन, कोटेशन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चन सिंह लिख रहे हैं कि इस आत्म प्रसार में रहस्य और विश्व मंगल की कामना का भी समावेश हुआ है। आंसू की ज़मीन बहुत कुछ वैसी ही है जैसी कमायनी की है। प्रसाद इसे कमायनी के एक सर्ग के रूप में रखना चाहते थे। ये एक तथ्य है जो पूछा जा सकता है। प्रसाद जो है आंसू को कमायनी के एक सर्ग के रूप में रखना चाहते थे, किंतु बाद में इसे नहीं रखा गया और इसे एक अलग रचना के रूप में प्रकाशित किया गया, जबकि कमायनी बाद में प्रकाशित हुई एक अलग महाकाव्य के रूप में। आंसू मानवीय विरह काव्य है। ध्यान रखना है, आंसू एक विरह काव्य है। आंसू मानवीय विरह काव्य है। इसमें प्रिय की सुंदर देह याष्टि का आकर्षण है, आलिंगन परिरंभण की मधुर स्मृतियां हैं, प्रेम जन्य पीड़ा है, दुखानुभव है। ध्यान दीजिएगा, इन बातों को ध्यान रखने के बाद जब आप आंसू के छंदों को पढ़ेंगे तो आप उसे समझ पाएंगे। क्या है आंसू? आंसू मानवीय विरह का काव्य है। ठीक है, इसमें प्रिय के सुंदर देह याष्टि का आकर्षण है, आलिंगन परिरंभण की मधुर स्मृतियां हैं, प्रेम जन्य पीड़ा है, दुखानुभव है, पर यह सब यूटोपिया है, मानसिक है, स्वप्नजन्य है। ठीक, इस कथन को ध्यान दीजिएगा। मद, असंज्ञा, तंद्रा आदि दशाएं रहस्यवाद की स्वीकृत विधियां हैं, इसमें संदेह नहीं है। शुक्ल जी ने इस प्रकार के रहस्यवाद का जो विरोध किया है वह ठीक ही है। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार का रहस्यवाद आंसू में देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं उसका शुक्ल जी ने विरोध किया था। यह बात बच्चन सिंह बता रहे हैं।
संभवतः ये सब प्रसाद के आत्मवाद के उपादान हैं जिन्हें विवेकवाद के विरुद्ध कमायनी में नए सिरे से स्थापित किया गया है। ठीक है, देखिए जब कोई आलोचक जो है किसी रचना का विश्लेषण करता है तो उसमें उसके दोनों पक्षों को, उसमें कुछ कमियां हैं, क्या उसकी खास विशेषता है, प्रत्येक चीज़ों पर प्रकाश डालता है। तो यहाँ आंसू के संबंध में ये सभी विचार डॉक्टर बच्चन सिंह के हैं। लिखते हैं कि संभवतः ये सब प्रसाद के आत्मवाद के उपादान हैं जिन्हें विवेकवाद के विरुद्ध कमायनी में नए सिरे से स्थापित किया गया है। उसकी परिसमाप्ति करुणा की भूमि पर होती है। कमायनी की परिसमाप्ति जो है करुणा की भूमि पर होती है, यानी कमायनी का अंतिम छंद क्या है, कमायनी कह रहे हैं, आंसू का अंतिम छंद क्या है, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण आंसू के अंतिम छंद है। पर आंसू में एक जादुई शक्ति थी, बहुत से लोगों ने उसे कंठस्थ कर रखा था। आज भी जब आप आंसू की पंक्तियाँ पढ़ेंगे, बहुत ही मनोरम पंक्तियाँ हैं और वह आसानी से कंठस्थ हो जाती हैं और वह पढ़ने में भी बहुत ही प्रीतिकर लगती हैं। ठीक है, तो आंसू में एक जादुई शक्ति है, बहुत से लोगों ने उसे कंठस्थ कर रखा है। उसकी अनुभूति देर तक सुनाई पड़ती रही। वस्तुतः यह किशोर कंठ की पुकार थी। आंसू जो कि एक विरह काव्य है, वह एक किशोर कंठ की पुकार थी। इसमें अनुभूति की उतनी गहराई नहीं है जितनी भावनामयता यानी सेंटिमेंटलिटी का प्रसार है। इसमें वेदना की गर्जना है, लहरों की घातों की कलकल ध्वनि की असंगतियाँ हैं। शुक्ल जी को आंसू में कोई समन्वित प्रभाव नहीं मिलता है, किंतु अलग अलग लेने पर उसमें रंजनकारिणी कल्पना, व्यंजक चित्र का बड़ा ही अनूठा विन्यास और भावनाओं की सुकुमार योजना मिलती है। ठीक है, आंसू ना तो प्रबंध काव्य है और ना ही खंड काव्य है। तो आंसू क्या है, आंसू मुक्तक काव्य है। इसके प्रत्येक छंद को अलग अलग हम देख सकते हैं। ठीक है, इस समय तक प्रसाद कानन कुसुम की काव्य की आख्यायिकाओं से मुक्त हो चुके थे। इस लंबे प्रगीत में, ठीक है, आंसू एक प्रगीत है। इस लंबे प्रगीत में शुक्ल जी को अपनी प्रबंध सरणी यानी वस्तु योजना, मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं दिखाई पड़ती है। छायावादी काव्य में सामान्यतः कथा तत्व की कमी है। छायावादी रचनाएं प्रबंधात्मक बहुत कम लिखी गई हैं और कथा तत्व की इसमें कमी है। ठीक है, बिखराव उनकी विशेषता है छायावादी रचनाओं की, ऐसा बच्चन सिंह का मानना है। फिर भी उसमें एक केंद्रवर्ती बिंदु है, स्मृति। आंसू काव्य में एक मुख्य बिंदु क्या दिखाई देता है, स्मृति। जितने भी छंद लिखे गए हैं वह प्रिय के जो कवि है वह अपने प्रिय के विरह में लिख रहा है, तो मधुर स्मृतियों को याद किया गया है, तो उसका एक केंद्रवर्ती बिंदु है स्मृति। ठीक है, आंसू की भाषा बदली हुई है। इसमें नए प्रतीकों और लाक्षणिक पदावली का प्रभावपूर्ण संयोजन देखने को मिलता है, जैसे झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला। तो इस प्रकार से आंसू जो है एक बेहतरीन प्रसाद जी की एक बेहतरीन रचना है और एक विरह काव्य है और जो कि बहुत ही भावनात्मक रचना है ये। ठीक है, तो इसको बताया गया कि इसमें जो है कुल इसके 2 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और एक तरह से ये मुक्तक रचना है। इसके सभी छंदों को मुक्त रूप से भी पढ़ा जा सकता है और इस रचना का केंद्रवर्ती बिंदु क्या है, स्मृति है। ठीक है, तो ये रहे डॉक्टर बच्चन सिंह के विचार आंसू के संबंध में। और इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य से जुड़े परीक्षा उपयोगी तथ्यों को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।